समझना बहुत जरूरी है कि आज हम लोग इस सरकारी बिल को क्यों चला रहे हैं। हमारे देश में गांव से लेके संतरी से लेके मंत्री और प्रधानमंत्री तक का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो संसद में बिल पेश किया, लोकपाल बिल, वो पूरे देश के साथ धोखा है। वो क्यों धोखा है ये समझना बहुत जरूरी है। उस लोकपाल बिल के दायरे में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं आता। हमारी पंचायतों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन वो पंचायतों का भ्रष्टाचार सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। हमारे गांव में गरीब मजदूर रोजगार गारंटी कानून के तहत मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी ये नेता और ये अफसर चोरी कर लेते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। गरीबों के लिए जो राशन जाता है, गेहूं, चावल, चीनी जो जाता है, उसकी सरेआम कालाबाजारी होती है, हम सब लोग जानते हैं। हमारे देश में 30,000 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी है, लेकिन उसका 80% चोरी होता है, वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। उसकी जांच नहीं की जा सकती। सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयों की चोरियां होती हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं आते हैं, नकली हाजिरी लगाते हैं। वो सारा भ्रष्टाचार भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। हमारे दिल्ली के अंदर सड़कें बनती हैं और 3 महीने के अंदर टूट जाती हैं। हमारे पार्क टूटे पड़े हैं, बिजली काम नहीं करती है। ये सारा भ्रष्टाचार भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। हम लोग जब सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए जाते हैं, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, विधवा पेंशन लेने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, इनकम टैक्स रिफंड लेने जाते हैं, हमसे रिश्वत मांगी जाती है। वो भी सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। आदर्श घोटाला सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। कॉमनवेल्थ घोटाला सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। रेड्डी ब्रदर का स्कैम सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। माइनिंग स्कैम सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा फॉर्डर स्कैम, ये जस्टिस दिनाकरन का स्कैम, जस्टिस निर्मला यादव का स्कैम, ताज कॉरिडोर स्कैम, जितने पिछले 20 साल में स्कैम हुए, वो सारे के सारे स्कैम सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के बाहर है। तो आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इसके दायरे में आता क्या है, कृपया इस देश को बताइए। ये लोकपाल बनाया किस लिए जा रहा है? इस लोकपाल बिल के दायरे के अंदर कुछ भी नहीं आता है। हम सरकार को चैलेंज करते हैं कि वो बताए कि पिछले 20 साल में जितने घोटाले हुए, उसमें से कौन कौन सा घोटाला इस सरकारी लोकपाल बिल के दायरे के अंदर आता है। पूरे देश के साथ ये सरकार गद्दारी कर रही है। जब ज्वाइंट कमेटी बनी थी, हम बहुत गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने। ज्वाइंट कमेटी के अंदर हमने कहा कि हमें पूरे ऊपर से नीचे तक के लिए भ्रष्टाचार का समाधान चाहिए। केंद्र के अंदर आप एक लोकपाल बनाइए जो केंद्र सरकारों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच कर सके। हर राज्य के अंदर आप एक लोकायुक्त बनाइए जो कि उस राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सके। उन्होंने केवल केंद्र के अंदर 65,000 कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा लोकपाल बनाया है। सारे राज्य के कर्मचारियों को खुला छोड़ दिया। मीडिया के अंदर ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री इसके दायरे के बाहर है, जुडिशरी इसके दायरे के बाहर है, एमपी इसके दायरे के बाहर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस देश के सारे मुख्यमंत्री भी इसके दायरे के बाहर है, सारे एमएलए भी इसके दायरे के बाहर है, सारे म्युनिसिपल काउंसलर भी इसके दायरे के बाहर है, सारे सरपंच भी इसके दायरे के बाहर है, सारे स्टेट कर्मचारी भी इसके दायरे के बाहर है, सारे जज भी इसके दायरे के बाहर है, सारे डिस्ट्रिक्ट जज भी इसके दायरे के बाहर है, सारे ग्रुप बी और सी डी कर्मचारी भी इसके दायरे के बाहर है। सरकार कहती है हमारे देश में 1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। इतने सारे सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के पे निगरानी रखने के लिए तो बहुत सारे कर्मचारी चाहिएंगे। तो लगाओ उतने कर्मचारी। अगर बहुत सारे चाहिएंगे तो लगाओ उतने कर्मचारी। इसका मतलब क्या? आप 1.25 करोड़ कर्मचारियों को इस देश को लूटने के लिए खुला छोड़ देंगे? ये
कल को हमारे कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार एक अपराध है, संगीन अपराध है, उतना ही संगीन अपराध है जितना एक मर्डर है, उतना ही संगीन अपराध है जितना एक बलात्कार है। अगर कल को हमारे देश में मर्डर और बलात्कार बढ़ गए तो क्या ये सरकार ये कहेगी कि क्योंकि हमारे देश में 120 करोड़ जनसंख्या है इसलिए हम पुलिस वाले नहीं लगाएंगे? ये कौन सा बहाना हुआ? 1.25 करोड़ कर्मचारियों के क्या हमें लूटने के लिए खुला छोड़ दोगे तुम हमारे पीछे? साथियों, एक तरफ तो इस सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में कुछ भी नहीं आता और दूसरी तरफ इसके अंदर ये लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा और अगर उसकी शिकायत के अंदर पूरा सबूत नहीं पाया गया तो उसे 2 साल के लिए कैद कर लिया जाएगा। तो ये सरकारी लोकपाल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए है और मेरे को और आपको जेल में डालने के लिए ये कानून बनाया गया है। कई लोग ये हमसे कह रहे हैं कि आप लोग बहुत सिद्धि हो गए हो, आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आप लोग सरकार के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते? किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें आप बताइए? एक मुद्दा डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। क्या भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करें? प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई जज हमारे देश का रिश्वत लेके ऑर्डर करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हमारा सांसद रिश्वत लेके संसद के अंदर वोट करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेके कुछ काम करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें? जिसके ऊपर जनता कहेगी हम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। हमने जनता से पूछा, चांदनी चौक की जनता से पूछा, अमरावती की जनता से पूछा, वर्धा की जनता से पूछा, नागपुर की जनता से पूछा, बंगलोर की जनता से पूछा, चेन्नई की जनता से पूछा, बंबई की जनता से पूछा। हर जगह 80% से ज्यादा लोग कह रहे हैं डटे रहना, हिलना मत। हम बहुत शुक्रगुजार हैं चांदनी चौक की उस 80% जनता के जिन्होंने जन लोकपाल बिल के फेवर में वोट दिया है। जोरदार तालियां चांदनी चौक की जनता के लिए। हमने इस देश की बहुत नामी गिरामी हस्तियों को लिखा। हमने सोचा शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। उन बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी हमें वापस ये लिख के भेजा कि डटे रहना। आमिर खान की चिट्ठी आई है कि डटे रहना, हिलना मत। उन्होंने लिखा है कि किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, सारे मुद्दे बहुत जरूरी हैं। इस बार आर या पार। आज हम भट्टा परसोल गए सुबह। भट्टा परसोल के किसानों का कहना है कि उनसे 880 रुपए में जमीन सरकार ने ली, 6500 रुपए में उसने कंपनी को दी और वो कंपनी आगे 1-1 लाख रुपए मीटर पे बेच रही है। क्या ये धोखा नहीं है हमारे किसानों के साथ? और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आप उनके गांव में जाके देखिए, पुलिस ने चारों तरफ से उनके गांव को घेरा हुआ है। किसी को नहीं पता, अभी भी घेरा हुआ है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठी हुई है। जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। भ्रष्टाचार का ये आलम हो गया है कि उनकी जमीनें लूट ली जाएंगी और अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। अगर उनसे 880 रुपए पे जमीन ली जाती है, 6500 रुपए में कंपनी को दी जाती है और 1 लाख रुपए में वो कंपनी आगे बेचती है, तो इसमें विकास नहीं दोस्तों, भ्रष्टाचार की बदबू आती है। ये किसान किसके पास जाए शिकायत करने के लिए? इसलिए अन्ना हजारे ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सब राज्यों के अंदर लोकायुक्त बनाया जाए ताकि किसान वहां जाके अपनी शिकायत कर सके। राहुल गांधी जी भट्टा परसोल गए, उन्होंने किसानों के फेवर में बातें कही। राजीव गांधी ने कहा कि 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 85 पैसे खा लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केवल 10 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी 90 पैसे खा लिए जाते हैं। तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? अब हमने आपको लोकपाल भी दिया, आप इस जन लोकपाल बिल को पारित क्यों नहीं करते हैं?
नहीं तो हमें लगेगा कि आप केवल बातें कर रहे हैं, नहीं तो हमें लगेगा कि आप केवल बातें कर रहे हैं। 90 पैसे की बातें तो करते हैं, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बीजेपी केवल प्रधानमंत्री की बात करती है, प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में, प्रधानमंत्री को। हमें उनसे पूछना है कि क्या वो सारे राज्यों के अंदर लोकायुक्त भी चाहती है कि नहीं चाहती। वो अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या वो इसके अंदर पब्लिक ग्रीवेंसेस चाहती है कि नहीं चाहती। क्या वो चाहती है कि इसके दायरे में आम आदमी के भ्रष्टाचार को लाया जाए कि नहीं लाया जाए। क्या वो चाहती है कि सीबीआई को सरकारी शिकंजे से निकाल के इसके दायरे में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। बीजेपी को भी अपनी सारी बातों के ऊपर, नहीं तो सारी पार्टियां हम लोगों के साथ खेल खेल रही हैं, तमाशा देख रही हैं, और हम जंतर मंतर के ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कह रही है कि कागज को जलाना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। दशहरे के ऊपर रावण जलाया जाता है, उसमें इतना कागज फूंक दिया जाता है, उसने कब एक्शन लिया। जगह जगह नेताओं के पुतले फूके जाते हैं, तो इस पुलिस ने कितनों के खिलाफ एक्शन लिया। आज जब हम एक काले कानून के खिलाफ एक्शन लेने चले हैं, तो इनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की याद आने लगी है। 16 अगस्त से जब अन्ना हजारे साहब ने अनशन पे बैठने की बात कही और हमने जब इनसे परमिशन मांगी, तो ये कहते हैं जंतर मंतर पे हम आपको इसलिए नहीं बैठने देंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी जनता आ जाएगी। तो हमने इनको 4 जगह दी, रामलीला मैदान दे दो, शहीद भगत सिंह पार्क दे दो, कोई भी जगह दे दो, नहीं तो सेंट्रल दिल्ली में कोई भी जगह दे दो। तो साथियों, हमें रामलीला मैदान की परमिशन एमसीडी ने तो दे दी है, दिल्ली पुलिस अभी तक बैठी हुई हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर में आती है। हम आज उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि वो अन्ना के अनशन को रोक देंगे तो वो गलत फहमी में है। अगर हमारे देश में अन्याय होता है और भ्रष्टाचार होता है, तो उसके खिलाफ हम कहां जाके आवाज उठाएं? अमेरिका में जाके आवाज उठाएं क्या? हमारे देश में कोई जगह नहीं बची है जहां हम बैठ के अनशन कर सकें। अगर उन्हें ये गलत फहमी है तो वो ये सुन लें कि अगर उन्होंने कहीं जगह नहीं दी तो हम गिरफ्तारी करेंगे और अनशन जेल के अंदर होगा। कपिल सिब्बल साहब और चिदम्बरम साहब और कई सारे मनीष तिवारी जी कहते हैं मंत्री कहते हैं कि साहब अब ये कानून जो है, ये कानून तो संसद की प्रॉपर्टी है, आपने इस कानून को जला के संसद की तौहीन की है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जुलाई 2008 में जब यूपीए सरकार ने रिश्वत देके सांसदों को खरीदा था, तो क्या वो संसद का अपमान नहीं था? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि इतना लूला लंगड़ा कानून पेश करके क्या उन्होंने संसद और इस देश की जनता का अपमान नहीं किया है? साथियों, आप लोगों ने गांधी फिल्म देखी होगी। गांधी फिल्म के सबसे पहले सीन के अंदर आपने देखा होगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ अपना आइडेंटिटी कार्ड उठा के आग के अंदर फेंकते हैं और वो साउथ अफ्रीका की सरकार को चैलेंज करते हैं। उसके बाद जब गांधी जी हमारे भारत में आए तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई चारों तरफ। आज हम लोग इस देश की सरकार, इस देश के लोगों की जनभावनाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कुचलने के लिए एक कानून इस देश की संसद और इस देश के लोगों के ऊपर थोपने जा रही है। हम उस सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। साथियों, रोजा खुल गया, मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। बहनों को भी।
कुछ लोगों ने ये कहा, जब हमने गांधी जी का उदाहरण दिया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी तो विदेशी सरकार से लड़ रहे थे, आप लोग तो अपनी सरकार से लड़ रहे हैं, इस तरह से जलाना ठीक नहीं है। साथियों, गांधी जी विदेशी सरकार से नहीं लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजियत से लड़ रहे थे। और आज हमारी सरकार भी अंग्रेजियत पे उतरी हुई है। उन दिनों में अंग्रेज सरकार हमारे देश के लोगों का खून चूस के पैसा इंग्लैंड ले जाती थी। आज हमारे देश के नेता हम लोगों का खून चूस के पैसा स्विस बैंक में ले जाते हैं। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। वो भी हम लोगों का खून चूसते थे, ये भी हम लोगों का खून चूस रहे हैं। आवाज उठाने के कारण वो भी धारा 144 लगाते थे, ये भी धारा 144 लगाते हैं। साथियों, ये आखिरी मौका है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में सारा देश खड़ा हो गया है। अगर इस बार हम चूक गए, इस बार हम हार गए, इस बार अगर हम फेल हो गए, तो मुझे नहीं लगता अगले 30 साल या 40 साल के बाद कब ये मौका आएगा। आर या पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए साथियों, 16 अगस्त से जब अनशन के ऊपर बैठेंगे अन्ना हजारे ने कहा कि ये बिल मेरे को मंजूर नहीं है, हमें जन लोकपाल बिल चाहिए। तो सरकार ने कहा कि अगर आप अनशन पे बैठे तो आपको बाबा रामदेव की तरह कुचल दिया जाएगा। तो अन्ना का कहना है कि अगर आप हमें कुचलना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमें गिरफ्तार करेंगे, हम सब लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए? लेकिन एक शर्त है, बिल्कुल हिंसा नहीं होगी, हाथ नहीं उठेगा। डंडे खाने के लिए तैयार हैं, वापस हाथ नहीं उठेगा। उनकी गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, हाथ नहीं उठेगा। बिल्कुल हिंसात्मक तरीके से जान दे देंगे, लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हम देखते हैं कि उनकी गोलियों के अंदर कितना दम है। साथियों, अन्ना हजारे की आप सब लोगों से एक अपील है। 16 अगस्त से अगर इस देश का हर आदमी, हर औरत, हर युवा, हर युवती एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने अपने घर के सामने, अपनी अपनी सड़कों के ऊपर, पार्क के ऊपर, चौराहे के ऊपर उतर आए, हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अगर अपने अपने घर के सामने उतर आए, तो वो एक अन्ना हजारे को कुचल सकते हैं, 120 करोड़ अन्ना हजारे को नहीं कुचल सकते। वो एक जंतर मंतर के ऊपर कर्फ्यू लगा सकते हैं, पूरे देश के ऊपर कर्फ्यू नहीं लगा सकते। तो साथियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक हफ्ता देश के नाम कौन कौन देगा? केवल आप लोगों से काम नहीं चलेगा, हर आदमी को यहां से जाके 100 लोगों को तैयार करना पड़ेगा। 16 अगस्त से एक हफ्ते की छुट्टी, पूरा देश बंद, पूरा देश बंद, पूरा देश बंद, पूरा देश बंद। एक हफ्ते के लिए पूरा देश सड़कों के ऊपर आएगा, तो इस देश की सरकार को और इस देश की संसद को, इस देश की जनता के सामने झुकना पड़ेगा। एक चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा, ये लोग, ये नेता, इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। ये हमें धर्म के नाम पे तोड़ेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोगों को मुट्ठी की तरह एक साथ रहना पड़ेगा, मुट्ठी की तरह एक साथ रहना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमें टूटना नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम सब लोग भुक्तभोगी हैं। इनकी चालों में हमें बिल्कुल नहीं आना साथियों। और अंत में 15 अगस्त को रात को 8 बजे से 9 बजे तक हम सब लोग अपने अपने घर की बत्ती बंद रखेंगे, एक हफ्ते, एक दिन, 1 घंटे के लिए। और 16 अगस्त से अन्ना हजारे का अनशन चालू होगा। और आप सब लोगों से फिर से निवेदन है कि इस बात का खूब भरपूर प्रचार कीजिए कि एक हफ्ता देश के नाम,
भारत